23 मई 1914 कनाडा का वैंकूवर पोस्ट। समुद्र के बीच एक जापानी जहाज आकर रुकता है जिसका नाम है कामागातामारू। इस जहाज पर कुल 376 भारतीय सवार थे जिनकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस देश को अपना नया घर मानने आए हैं उन पर बंदूकें तानी खड़ी हुई है। तो आज हम इतिहास के ऐसे काले पन्ने को पलटने वाले हैं जिसे ब्रिटिश हुकूमत और कनाडा की सरकार ने सालों तक छिपाए रखा। आखिर क्यों 376 निर्दोष भारतीयों को 2 महीने तक समुद्र में भूखा प्यासा रखा गया और क्यों उन पर भारत आते ही गोलियां अंधाधुंध बरसाई गई। चलिए आज के इस वीडियो में इस सत्य को समझते हैं बहुत ही कम समय के साथ। कहानी की शुरुआत होती है साल 1914 से। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। पंजाब में बढ़ती गरीबी और अंग्रेजों को जुल्म को देखते हुए कुछ भारतीय बेहतर जिंदगी की तलाश में कनाडा जाना चाहते थे। लेकिन कनाडा सरकार उस समय एक अघोषित नीति पर काम कर रही थी, द व्हाइट कनाडा पॉलिसी। यानी वो नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग उनके देश में आए। उन्होंने एक बहुत ही चालाकी भरा कानून बनाया, कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन। इस रूल के मुताबिक जो भी विदेशी व्यक्ति उनके देश में डायरेक्ट आना चाहिए, मतलब बिना कहीं रुके। लेकिन ट्विस्ट ये था, उस समय भारत से डायरेक्ट कनाडा के लिए कोई सीधा जहाज नहीं चलता था। तो मतलब कानूनी रूप से भारतीयों के लिए कनाडा जाना इम्पॉसिबल था, मतलब मना ही था। लेकिन अंग्रेजों के इस भेदभावपूर्ण कानून को चुनौती देने के लिए हमारे एक भारतीय व्यापारी खड़े हुए, बाबा गुरतेज सिंह। उन्होंने हांगकांग में एक मालवाहक जापानी जहाज किराए पर लिया जिसका नाम था कामागातामारू। उन्होंने कहा कि अगर कनाडाई कानून सीधे जहाज की मांग करता है तो हम सीधे जहाज लेकर ही जाएंगे। और उस जहाज पर कुल 376 भारतीय सवार थे। उनमें से कुछ हमारे बहुत ज्यादा संख्या में थे सिख और कुछ हिंदू मुस्लिम भाई भी उस पर उपस्थित थे। अप्रैल 1914 में यह जहाज हांगकांग से रवाना हुआ। प्रशांत महासागर से होता हुआ यह कनाडा पहुंचा। लेकिन 23 मई को यह जहाज वैंकूवर पहुंचता है। कनाडा के अधिकारियों ने यात्रियों को उतरने से मना कर दिया। यह जहाज 2 महीने तक समुद्र में ही रहता है। यात्रियों का खाना सड़ गया, पीने का पानी समाप्त हो गया, बच्चे भूख के मारे तड़पने लगे। तो कनाडाई अधिकारियों का यह विरोध देखते हुए यह जहाज वापस भारत लौटने के लिए तैयार होता है। जब यह जहाज भारत लौट रहा था तब ब्रिटिश सरकार के दिलों में डर बैठ चुका था। उनको डर था कि ये यात्री गदर पार्टी के क्रांतिकारी हैं। उनको शक था कि अगर ये भारत आए तो ये विद्रोह भड़काएंगे। 27 सितंबर 1914 को ये जहाज कोलकाता के हुगली नदी के किनारे बजबज बंदरगाह पर आकर रुकता है। जैसे ही यात्री नीचे उतरते हैं ब्रिटिश पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है। तो जबरन एक स्पेशल ट्रेन में बिठाकर उनको पंजाब जाने का हुक्म देती है। यात्री थके हुए थे, भूखे थे, अपने सारी कमाई खो चुके थे और उन्होंने जैसे ही पुलिस का विद्रोह करना शुरू किया तो इस धक्का मुक्की के कारण यात्री थके हुए थे, भूखे थे और अपनी सारी कमाई खो चुके थे। तो जैसे ही उन्होंने पुलिस का विरोध करना शुरू किया तो उस धक्का मुक्की में निहत्थे यात्रियों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस भयानक कत्लेआम में 18 व्यक्तियों की मौत हो गई तो 25 से ज्यादा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और जो बचे हुए यात्री थे उनको अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, कामागातामारू की यह घटना हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वजों ने न केवल भारत में बल्कि समुद्र पार जाकर भी बड़ी कुर्बानियां दी। इस घटना ने भारतीयों के दिलों में वो आग भड़काई कि आगे चलकर इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। हैरानी की बात देखिए, इस घटना के पूरे 102 साल बाद यानी साल 2016 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वहां की पार्लियामेंट में खड़े होकर इस घटना के लिए भारत और सिख समुदायों से आधिकारिक तौर पर माफी मांगी। इतिहास की ऐसी ही अनसुनी घटनाओं और कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली खोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
were 376 passengers of Sikh, Muslim, and Hindu origin. Those passengers, like millions of immigrants to Canada before and since, came seeking better lives for their families, greater opportunities, a chance to contribute to their new home. Those passengers chose Canada. When they arrived here, they were rejected. Ils ont été rejetés parce qu'à l'époque, le gouvernement du Canada a fait adopter une loi sur le passage sans escale. Selon cette loi, seuls les passagers ayant fait un voyage sans interruption, in other words, people who traveled directly to Canada alone were authorized to land in Canada. This measure prevented or would prevent people from far-off lands like India from coming to Canada, because at the time it was impossible to come directly without having a stopover somewhere along the way. When the Komagata Maru arrived in Canada,